नमस्कार, मैं स्नेहलता और उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं देहरादून से आई बड़ी खबर के साथ। गैरसैंण में होने वाले बजट सत्र को लेकर संशय की खबर मिल रही है। जोशीमठ आपदा की वजह से हो सकता है कि गैरसैंण में सत्र रद्द हो जाए। प्रभावितों को गैरसैंण हॉस्टल में शिफ्ट करने की तैयारी है और इस बार गैरसैंण में बजट सत्र की तैयारी चल रही है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह है कि प्रभावितों को गैरसैंण हॉस्टल में शिफ्ट करना पड़ सकता है। ऐसे में जोशीमठ आपदा की वजह से गैरसैंण में होने वाले सत्र पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। बाकी की डिटेल्स के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी पंकज का। पंकज, ये बताएं क्या क्या वजह बताई जा रही है और कितनी संभावना बनती है कि गैरसैंण में ये सत्र हो पाए? देखिए, अभी जो पिछला सत्र हुआ था उसमें सरकार ने ऐलान किया था कि जो अगला वाला बजट सत्र होगा वो गैरसैंण में किया जाएगा। उसके लिए सरकार तैयारी भी कर रही थी क्योंकि मार्च में बजट सत्र किया जाना है। उसको लेकर जो विभागों से बजट के लिए भी प्रस्ताव मंगाए गए हैं, साथ साथ बजट गैरसैंण में हो इसके लिए भी तैयारी की जा रही थी। लेकिन अभी ये जानकारी मिल रही है कि क्योंकि जोशीमठ के जो प्रभावित लोग हैं उनको भी वहां पर शिफ्ट करने की तैयारी प्लानिंग सरकार कर रही है। संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि गैरसैंण में उन लोगों को हॉस्टल में शिफ्ट किया जा सकता है जो प्रभावित लोग हैं, क्योंकि जो जोशीमठ के तमाम होटल। बिल्कुल, हमारे सहयोगी पंकज राणा जानकारी दे रहे थे कि होटल्स पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं। ऐसे में हो सकता है कि जो प्रभावित लोग हैं उन्हें गैरसैंण में हॉस्टल में शिफ्ट किया जाए और कुल मिलाकर के अगले सत्र को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है। जोशीमठ आपदा को लेकर सचिवालय में बैठक हो रही है, जिसमें सीएम धामी अधिकारियों से जोशीमठ के मौजूदा हालात पर बातचीत करने के साथ प्रभावित परिवारों को शिफ्ट करने की बात पर मंथन करेंगे। देखिए, आज ये बड़ी बैठक होने वाली और ये बैठक शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सीएम तमाम अधिकारियों के साथ मौजूद है सचिवालय में। जोशीमठ की जो ग्राउंड रियलिटी है उसे लेकर के चर्चा है। आइए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी विनोद का। फोन लाइन पर वो मौजूद है, उनके पास इनसाइड अपडेट है। क्या चल रहा है इस मीटिंग में विनोद? जी स्नेहलता, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक शुरू हो गई है और जो वर्तमान हालात हैं जोशीमठ के, चाहे लोगों का विस्थापन करना हो, लोगों को मूलभूत सुविधाएं देनी हो या फिर इससे अलग जो रोजी रोटी का संकट लोगों के सामने है, उनको लेकर मौजूदा हालात के बारे में अधिकारियों से बातचीत मुख्यमंत्री कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर चुनौती सरकार की बढ़ती जा रही है। एक तरफ जो ध्वस्त होने वाले होटल हैं, मकान हैं, उनको ध्वस्त करना है, वो बड़ी चुनौती है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी फिलहाल लोगों के विस्थापन को लेकर बनी हुई है, क्योंकि ढाक हो, पीपलकोटी हो या फिर भराड़ी सैन में भी बात चल रही है कि लोगों को विस्थापित किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल सरकार की तरफ से असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर चुनौती जरूर बनी हुई है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को सचिवालय में बुलाया है, उनके साथ में मीटिंग कर रहे हैं और बारी बारी से आपदा के जो जोशीमठ के वर्तमान हालात है उसको लेकर मंथन कर रहे हैं। किस तरीके से विस्थापन करना है, किस तरीके से लोगों को रोजी रोटी प्रदान करनी है, उसके साथ साथ लोगों को जो अन्य प्रकार की व्यवस्था है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण स्नेहलता ये है कि अभी मौसम विभाग की ओर से बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो उनमें बड़ी दिक्कतें लोगों को सामने आई हैं और ऐसे में बर्फबारी हो या बारिश हो, उसके साथ ही जो लोग बाहर रह रहे हैं, होटल में है, धर्मशाला में है, सरकारी भवनों में है, तो उनके सामने दिक्कतें जरूर आ रही है। तो सभी विषयों को लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बैठक बुलाई है। सभी प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद है। लेकिन सरकार के सामने इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता जोशीमठ के लोग हैं, उनको विस्थापित करने वाली सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, और न सिर्फ विस्थापित करना बल्कि उनको सही ढंग से उनको सारी सुविधाएं मिल पाए जो जरूरी है इस खराब मौसम में। ये सब कुछ ध्यान रखना बहुत बड़ी चुनौती है। शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए। तो सचिवालय में बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पर नजर बनाए हुए हैं और जोशीमठ में ऐसे कितने ही परिवार हैं जो कुदरत के गहरे जख्म को झेल रहे हैं। लोगों की बात करें तो जीवन भर की जमा पूंजी जिस मकान में लगाई थी वो उसे छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। ऐसे ही एक परिवार की कहानी हम आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। मकानों में आई ये बड़ी बड़ी दरारें जोशीमठ के लोगों पर कुदरत का कहर बयां कर रही हैं। आपदा प्रभावितों को कुदरत ने ऐसे घाव दिए हैं जो शायद ही कभी भर पाएं। प्रकाश भी ऐसे ही शख्स हैं जिन पर कुदरत की मार पड़ी है।
PWD गेस्ट हाउस के पास उनका मकान और दुकान है, मगर इन सभी में दरारें आ गई हैं। मजबूरी में अब इन्हें घर खाली करना पड़ रहा है। मेरा पूरा परिवार अभी सेफायर होटल में शिफ्ट है। मेरा पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो चुका है और अब मैं यहाँ से सामान अपना देहरादून लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे कहीं भी रहने के लिए जगह नहीं है। सारी यादें, सब चीज़ यहीं पे छूट रहा है। बस कह नहीं सकता मैं कि मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ। शायद ही मैं अब ऐसा घर बना पाऊँ, या बनाने की कोशिश भी करूँगा तब भी वो यादें, वो सब कुछ मुझे नहीं मिल सकता यहाँ पे से। घरों की क्या हालत हो गई है, ये इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। दरारें इतनी चौड़ी हैं कि इस घर को शायद ही अब बचाया जा सके। प्रकाश का कहना है कि पहले मकान में काफी हल्की दरारें थी, मगर 3 जनवरी के बाद से इनका आकार तेजी से बढ़ा और अब तो पूरा मकान ही जर्जर हो चुका है। पहली दरार जो हमें दिखी वो 3 तारीख के सुबह को दिखी। उस दिन बिल्कुल पतली दरारें थी, जिसकी मेरे पास फोटोएं भी हैं, अभी भी हैं फोटोएं। और उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। अब पूरा परिवार देहरादून शिफ्ट हो गया है। घर में रखे सामान को निकालकर साथ में ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उसे देखकर लगता नहीं कि इस घर में कभी दोबारा वापसी हो पाएगी। प्रकाश ने बैंक से 5 लाख रुपए लोन लेकर दुकान में लगाया था। उम्मीद थी कि उन्हें इससे रोजगार मिलेगा, मगर कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। जाहिर है अब इस घर को नम आंखों से विदाई देनी पड़ रही है। आखिरकार करें भी तो क्या करें, कुदरत के सामने भला किसकी चलती है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। जोशीमठ को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब तक 863 घरों में आई दरारें, ये डिटेल दी। पानी के डिस्चार्ज में बढ़ोतरी हुई है, ये भी कहना है रंजीत सिन्हा का। और 180 LPM पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। 261 परिवारों को अंतरिम राहत धनराशि मिली है। प्री फैब्रिकेटेड हट का निर्माण किया जा रहा है, जिसका काम शुरू हो चुका है, ये भी डिटेल दी है। तो रंजीत सिन्हा ने एक डिटेल तैयार की है और वो साझा भी की। जो परिवारों को विस्थापित किया गया उनकी संख्या 278 है और सदस्यों की संख्या 933। जो हमारे राहत शिविर चिन्हित हैं वो जोशीमठ में 656 कक्ष हैं, क्षमता 2940। पीपलकोटी में 491 कक्ष, क्षमता 2205। इसके अलावा जो हमने 1.5 लाख रुपये अंतरिम राहत वितरित की थी, उसमें 235 परिवारों को 261 परिवारों को वितरित की जा चुकी है। इसके अलावा जो TCP तिराहे को उद्यान विभाग की भूमि पे जो मॉडल प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बनने थे उसका कार्य शुरू हो गया और जल्द ही होगा। और उत्तरकाशी पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने जोशीमठ के साथ साथ अन्य शहरों में आई आपदा पर सरकार को निशाने पर लिया है। प्रीतम सिंह ने कहा कि लोग पलायन को मजबूर हैं, लेकिन सरकार सुध नहीं ले रही। एक उनका कहना था कि जो जलविद्युत परियोजना बन रही है उसमें जो टनल का निर्माण हो रहा है, मशीन उसमें फंस गई है, उस मशीन को निकालने के लिए दूसरी तरफ से टनल बनाई जा रही है। उसमें व्यापक स्तर पर विस्फोटक पदार्थों का इस्तेमाल किया गया और उससे वो पहाड़ हिला है। दूसरा, लोगों ने कहा कि हेलन बाईपास बन रहा है जो बिल्कुल जोशीमठ की जड़ में बन रहा है, उसकी वजह से भी जो है जोशीमठ में ये आपदा आई है। और तीसरा जो है लखनंदा नदी में लगातार जो है भू कटाव हो रहा है, उससे भी जो है वहाँ पर जो है ये आपदा आई। उधर हरक सिंह रावत ने भी प्रदेश में आई आपदा को लेकर सरकार पर हमला बोला। हरक सिंह रावत ने कहा कि चाहे केदारनाथ आपदा हो, उत्तरकाशी की आपदा हो या जोशीमठ में आई ये आपदा, ये सभी आपदाएं यहाँ की सरकार की कमियों के कारण आई हैं। सारे उत्तराखंड में बनने के बाद सारी सरकारें दोषी हैं इस बात को लेकर, केदार घाटी की आपदा को लेकर, उत्तरकाशी की आपदा को लेकर, आज जोशीमठ की आपदा को लेकर। कोई एक सरकार दोषी नहीं है, सब सरकारें इसके लिए दोषी हैं। चाहे वो हमारी खुद की सरकार रही हो, चाहे मैं बीजेपी सरकार में रहा हूँ, चाहे कांग्रेस सरकार है, हम सब दोषी हैं। इसलिए कि हमने प्लानिंग नहीं की। जोशीमठ में आई आपदा से पहले ही शासन प्रशासन के अधिकारियों के हाथ पांव फूले हुए हैं। ऊपर से अब एक और जिम्मेदारी सामने आ गई है, वो 4 महीने के बाद शुरू होने जा रहे 4 धाम यात्रा की है, जो आने वाले समय में बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकती है।
हमारी सरकार विमर्श कर रही है कि किस प्रकार से हमारी चारधाम यात्रा इन चीज़ों से जो जोशी मठ में हो रहा है उससे प्रभावित ना हो। जोशीमठ में आई आपदा शासन और प्रशासन के लिए चुनौतियों का सबब बनी हुई है, लेकिन आगे की राह और भी मुश्किलों से भरी हो सकती है, क्योंकि अगले 4 महीने बाद चारधाम यात्रा शुरू होगी और जोशीमठ शहर के साथ साथ बद्रीनाथ हाईवे भी धंस रहा है। साथ ही जमीन धंसने के बाद हेलंग से बद्रीनाथ धाम जाने के लिए बनाए जा रहे बाईपास का काम भी रुका हुआ है, जिसमें अभी कितना समय लग सकता है कहा नहीं जा सकता। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग की माने तो सरकार से उनकी बातचीत लगातार चल रही है। हमारी सरकार विमर्श कर रही है कि किस प्रकार से हमारी चारधाम यात्रा इन चीज़ों से जो अभी जोशीमठ में हो रहा है उससे प्रभावित ना हो और यात्री भी को भी दिक्कत ना हो और हमारे निवासी हैं उनको भी दिक्कत ना हो। तो दोनों चीज़ों को हमें देखनी है, उसमें हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। एक तो जोशीमठ संकट की स्थिति को दुरुस्त करना और दूसरी ओर चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से चालू करवाना। अब शासन प्रशासन पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई है, जिसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, जिससे स्थानीय लोगों के साथ आने वाले श्रद्धालुओं को भी कोई दिक्कत ना हो। हमने सारे ऑप्शंस खुले रखे हैं, यात्रियों को असुविधा ना हो, हमारे जो रेसिडेंट्स हैं उत्तराखंड के जो निवासी हैं जो उस क्षेत्र के उनको भी दिक्कत ना हो। तो हम लोग सारे ऑप्शंस खुले रखे हैं। वह एक बार इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जियो टेक्निकल और जियो फिजिकल आती है उसके बाद हम BRO या अन्य जो रोड बनाने की एजेंसियां हैं उनसे हम वार्ता करें किस प्रकार से यात्रा प्रभावित ना हो और लोगों को भी दिक्कत ना हो। इन दोनों को बैलेंस करते हुए क्या हमें कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल जोशीमठ संकट पहले से ही शासन और प्रशासन के लिए चुनौतियों से भरा था, लेकिन अब चारधाम यात्रा भी समय पर शुरू करना चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि अभी जोशीमठ संकट का हल हुआ नहीं है और आए दिन जमीन धंसने की खबरें लगातार आ रही हैं, जिसकी वजह से आगे की राह और मुश्किल नजर आ रही है। ABP गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। देवभूमि के पहाड़ों को आखिर किसकी नजर लग रही है? देखिए, जमीन धंसने की तस्वीरें चारों ओर से आती दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें टिहरी से भी आई हैं, जहां 70 परिवारों पर खतरा मंडरा रहा है। कई परिवार पलायन कर भी चुके हैं। गांव के लोग सारे डरे हुए हैं, सब लोग अपने जान बचाने के चक्कर में हैं। आज लोग ये समझ रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है, कैसे रहना है, किस हाल में रहना है। बड़ी बुरी स्थिति है। गांव के नीचे और गांव के ऊपर भी से भी दरारें बहुत बड़ी बड़ी खाई पड़ चुकी हैं। खौफ के साए में जीने को मजबूर इन ग्रामीणों की दास्तां सुनी आपने, और अब घर के बाहर लटके ताले और दीवारों पर मोटी मोटी दरारें देखिए, जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि यहाँ के लोग कितने खौफजदा हैं। ये खौफनाक तस्वीरें टिहरी जिले के लैनी भिलंग गांव की हैं और यहाँ रह रहे 70 परिवार खतरे की जद में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि इनका आशियाना कब बिखर जाएगा और ये लोग कब बेघर हो जाएंगे ये कोई नहीं जानता। आलम यह है कि अब तक कई परिवार पलायन भी कर चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। गांव के लोग सारे डरे हुए हैं, सब लोग अपने इसे जान बचाने के चक्कर में हैं, किस तरह का जान बचाया जाए। और आपने देखा होगा यहाँ सारा ज़मीन में बितड़ा हो गया है, कहीं दरारें कहीं फटा हुआ, ऊपर नीचे तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी खाई हैं, वो आप अभी भी देख सकते हैं। ये लोग साहब 15-20 लोग परिवार तो चले गए यहाँ से। वो भी कई लोग ऐसे हैं कि अव्यवस्थित हैं, ऐसे अपना दिन गुजार कर रहे हैं। घनसाली विधानसभा क्षेत्र में आने वाले इस गांव के लोगों की माने तो ये हालात 2013 में आई आपदा के बाद से हुए हैं और बारिश होने से स्थिति और भयावह हो जाती है। यहाँ की बहुत बुरी स्थिति है। हम लोग बड़ी दहशत में, पूरा गांव दहशत के माहौल में जी रहा है। और पहले तो यहाँ की स्थिति 2013 से जब पूरी उत्तराखंड में देवी आपदा आई थी तो उसी समय गांव के ऊपर से भूस्खलन होना शुरू हो गया था। कई जगह बहुत सारी दरारें पड़ गई थी। लेकिन इस वर्ष बरसात में जब बरसात हुई तो हमारे गांव के अंदर भी आप देख रहे होंगे पूरे गांव में दरारें पड़ चुके हैं, सारे मकानों में। हालांकि साल 2022 में गांव का सर्वे किया गया था,
जिसके बाद गांव वालों को उम्मीद की एक किरण दिखी थी कि इन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाएगा, लेकिन अभी तक शासन और प्रशासन की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। स्थिति तो बहुत खतरनाक है। ये तस्वीरें दिखाएंगी कि यहाँ पे कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है और इस वर्ष तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई। यहाँ पे गांव के नीचे और गांव के ऊपर भी से भी दरारें, बहुत बड़ी बड़ी खाई पड़ चुकी हैं और हमने प्रशासन को सूचित भी किया था कि सर यहाँ पे जो है कि बहुत दिक्कत होने वाली है, तो अभी तक वहाँ से कोई ठोस निर्णय या उनकी कोई मैसेज हमें नहीं आया है। बहरहाल पिछले 9 साल से आपदा का दंश झेल रहे इन ग्रामीणों को सरकारी मदद का अभी इंतजार है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द ही धामी सरकार इनकी पीड़ा सुनेगी, क्योंकि जिस तरह से जमीन धंसने से घरों में दरारें बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे ग्रामीणों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही हैं। टिहरी से एबीपी गंगा के लिए अंकित की रिपोर्ट। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट को लेकर धामी सरकार तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों से प्रस्ताव मांगने शुरू कर दिए हैं और कई विभागों ने इसके प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेज भी दिए हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा, जो भी बजट होगा जनहित में होगा। हमारे यहाँ बजट का काम तेजी से चल रहा है। सभी विभागों से उनकी आवश्यकता अनुसार मांगे जा रहे हैं प्रस्ताव और लगभग काफ़ी विभागों के प्रस्ताव आ भी चुके हैं और बहुत जल्द मैं अपने बजट अधिकारियों के साथ, अन्य हमारे अधिकारियों के साथ मैं बैठने वाला हूँ। आप जानते हैं जिस प्रकार से पिछली बार बहुत सुंदर बजट हमारी सरकार के द्वारा दिया गया और अनेकों लोगों ने इसको सराहना भी की थी। पिछली बार हम लोगों ने प्री बजट बैठकें की थी, वो भी करेंगे ताकि जनता, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठें, उनसे संवाद करें। कुमायूं में हम लोग नैनीताल में बैठे थे और गढ़वाल में हम देहरादून में बैठे थे और माननीय मुख्यमंत्री साथ थे दोनों कार्यक्रमों में, दोनों बैठकों में। इस बार भी हम बैठेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से भी मैं चर्चा करूंगा। निश्चित रूप से अच्छा बजट हम फिर इस बार भी देने वाले हैं। जोशीमठ आपदा के बाद अब पिथौरागढ़ में पंचेश्वर डैम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच महाकाली नदी पर पंचेश्वर डैम बन रहा है। लोगों का कहना है कि जोशीमठ की तरह से इस इलाके में कोई बड़ी तबाही आ सकती है। इसे लेकर लोगों ने एडीएम के माध्यम से केंद्र सरकार को पत्र भेजा है। हरिद्वार में मुस्लिम फंड संस्था के संचालक ने 10,000 से अधिक उपभोक्ताओं का करोड़ों रुपए लेकर वो फरार हुआ है। फरार अब्दुल रजाक कबीर म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड के नाम से कंपनी का संचालन करता था, जिसका मुख्य कार्यालय हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में है। दरअसल रविवार को जब खाता धारक कार्यालय पर पहुंचे तो संचालक गायब मिला। खाता धारकों का आरोप है कि संचालक करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया है। पैसे का निवेश किया हुआ है और काफ़ी वर्षों से इसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और आज वो कंपनी का जो मेन जो उसका देखने वाला मालिक है वो फरार है। इस सूचना पर जो पुलिस ने भी प्राथमिक जांच की तो पता चला कि करीब 20 वर्षों से एक अब्दुल रजाक नाम का व्यक्ति है जिसने रजिस्टर ऑफ कंपनीज में अपनी ये रजिस्टर्ड कराई थी कंपनी और साथ ही साथ इसमें लोगों से धन के निवेश के मामले में छोटे से ज़्यादा धन तक एकत्र किया जा रहा था, जिसमें करीब अभी प्राथमिक जानकारी के अनुसार 10,000 से ज़्यादा लोगों ने निवेश किया था और 7 करोड़ से ज़्यादा का मतलब इन्वेस्टमेंट की हुई थी। अल्मोड़ा के विकासखंड लमगड़ा के 40 गांव में जल संकट गहरा गया है। करोड़ों की कपेश्वर बनारी देवी पंपिंग योजना बन जाने के बाद भी यहां के लोगों के घरों में पानी नहीं है। नल तो लगाए गए हैं घरों में विभाग की ओर से, लेकिन उसमें पानी कहां से आएगा इसकी कोई योजना नहीं बनाई गई। जल संसाधन विभाग के अधिकारी जल्द ही पेयजल आपूर्ति का दावा करते हैं। लमगड़ा क्षेत्र में एक वृहद पंपिंग योजना है हमारी कपिलेश्वर बनाड़ी देवी, जिससे कि लगभग 40 गांवों में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। चूँकि ये काफ़ी बड़ी स्कीम है, इसमें कुछ ऑगमेंटेशन के वर्क किए जा रहे हैं, जिसमें कुछ गांवों में नए जलाशय और पंपिंग प्लांट्स की आपूर्ति की जानी है, जिससे कि पंपिंग के जो आर्स हैं उनको हम बढ़ा सकें, जिससे कि लोगों को पूरा का पूरा मानकों के अनुरूप पानी मिल जाए। रुद्रप्रयाग के केदार घाटी में पर्यटन स्थलों की बात करें, बर्फबारी के बाद भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से चोपता से लेकर सुरम्य मखमली बुग्यालों के बीच देवरिया ताल में भी पर्यटकों की भरमार है। इसके अलावा शिव पार्वती विवाह स्थल त्रियुगी नारायण में भी भक्तों की भीड़ है, जो कि इस वक्त
बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। खबरों पर नजर बनी हुई है, आप बने रहे एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।